हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर 8 शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 7 तक अध्ययन कर चुके थे। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग लेक्चर 8 पढ़ेंगे और लेक्चर 8 की शुरुआत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से करेंगे, जो हम लोग क्या है आगे की मैथ जब पढ़ते हैं 11, 12 या बीएससी की जो भी क्लास की मैथ होती है, उसमें देखिए बेटा, जब हम लोग 10th में अगर अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, पॉइंट ऑफ ध्यान नहीं दिए होते हैं, तो क्या करता है, समस्या करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कुछ बेसिक चीज है उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिससे हम लोग गलतियां ना करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो पहली पॉइंट है उसको हम नोट फर्स्ट बनाकर लिख रहे हैं। नोट फर्स्ट ए आपको देखिए क्या आपको बता रहा है, इफ का मतलब आप बेटा समझ लीजिएगा, यदि पी क्यू आर एस टी ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है, सब इक्वल टू क्या है, 0 है, और ये सब क्या है, वेरिएबल है। पी क्यू आर एस टी क्या है, वेरिएबल है, चर है, और उनका जो गुणन है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब इक्वल टू 0 है देन तब देखिए बच्चों, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P बराबर 0, Q बराबर 0, R बराबर 0, S बराबर 0, T बराबर 0। ठीक है बच्चों, अगर और कोई होता तो मैं उसके भी बराबर 0 लिख लेता। आई बात समझ में? मेरा कहने मतलब ये है कि यदि चर 2 चर हो, 3 चर हो, 4 चर हो, चाहे जितने भी चर हो, यदि उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणनफल यदि 0 के बराबर मिलता है तो मैं उनको अलग अलग 0 के बराबर लिख सकता हूं। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं आपको यहाँ पे और कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। देखिए जैसे x इंटू वाई है इज इक्वल टू 0, x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। ये देखिए दो चर हैं, इनका रिजल्टेंट जो है मल्टीप्लिकेशन का वो क्या है, 0 है। तो आप बच्चों देखिए इसको मैं 2 वे, एक करेक्ट एक इनकरेक्ट होगा, एक सही तरीका होगा, एक गलत होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x बराबर 0 और y बराबर 0 इस रूल से। ठीक है, और देखिए जो अभी तक आप लोग बेटा पढ़ते हो, यहाँ पे देखिए x बराबर आप क्या लिखेंगे, 0 के बटे 0 बटे y, या आप इसको लिखोगे y बराबर 0 बटे x। अब देखिए यह जो आपका तरीका एक करेक्ट है, क्या है, करेक्ट, और ये जो तरीका है क्या है, रॉन्ग है। ये तरीका क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, जब कभी भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करोगे तो इस तरीके से नहीं हल करोगे। किस तरीके से हल करोगे बेटा, इस रूल से। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका यूज क्या है। अब देखिए जैसे आपको मिल जाए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चर का वैल्यू है कुछ, यहाँ पर है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइंग है, और इनका रिजल्टेंट क्या इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, पहले हम इस रूल से क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, बारी बारी से इस रूल से हम लोगों ने 0 के बराबर लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x बराबर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे पक्षांतर हो रहा है, इधर -2 है, इधर क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए x बराबर ये भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से जो x के मान आए, हेंस अतः x बराबर, हेंस का मतलब अतः होता है, x बराबर आपका 2 आया और 3 आया। ठीक है, अगर हम लोग इस नियम को नहीं अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सदैव इस नियम को जानते रहिए, और इस नियम का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं, न कि इस प्रकार। ठीक, यह जो है रॉन्ग मेथड है, यह क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, आप देखिए मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपका यदि 2, 3, 4 जितने भी चर हैं
उनका यदि मल्टीप्लाई यदि क्या है 0 के बराबर है तो मैं उनको अलग अलग 0 के बराबर कर सकता हूं, ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरी पॉइंट अब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट अब देखिए, जैसे यहां पे देखिए नोट 2 इफ यदि ax इज इक्वल टू क्या है 0, या वेयर जहां देखिए वेयर का मतलब बेटा जहां होता है ए जो है एनी कांस्टेंट, ए क्या है एनी कांस्टेंट कोई अचर है, ए इज एनी कांस्टेंट ए कोई क्या है अचर है। देन तब मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखिए यहाँ पे इसका भी 2a लिखने का मतलब सॉल्व करने का तरीका होगा। पहला जो तरीका होगा वो करेक्ट होगा, बात आप समझिएगा, पहला जो तरीका होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर भी दो लोग मल्टीप्लाई में है, उनका रिजल्टेंट क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही रूल लगाएंगे। देखिए a बराबर 0 x बराबर 0, ठीक है बच्चों। और दूसरा रूल क्या हो सकता है आप लोग जो जानते हो, और वो हम लोग रंग अभी तक आप जो भी पढ़े हो बेटा देखिए अभी रंग मेथड पढ़े हो। यहाँ पे x का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0 के बटे क्या करेंगे a करेंगे, बट और इसका इक्वल टू क्या कर देते हो 0, बट a क्या है आपका रंग मेथड है। आप इससे कभी भी x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे, ये क्या है रंग मेथड है। आप इस जब रिजल्टेंट इक्वल टू 0 है मतलब उनका गुणनफल जो है 0 के बराबर है, तो आपको इस मेथड की अप्लाई नहीं करनी है जो हम लोग पक्षांतर का यूज करके करते हैं कि इधर गुणा है तो लेफ्ट में राइट में आएगा तो भाग में हो जाएगा। इस नियम को पालन नहीं करना है 0 के केस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 0 है, x बराबर 0 मैंने तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी गलतियां हैं, ठीक। अब यहाँ पर गलतियां, अभी पहला जो नोट था वो तो यही सिखाया था कि यहाँ पे अगर 2 लोग हैं 3 लोग हैं उनका गुणनफल 0 के बराबर है तो वहां पे हम लोग उनको बारी बारी 0 के बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गलती क्या है, अगर a कांस्टेंट है, यदि क्या a कांस्टेंट है, a कोई अचर है, तो अचर का मतलब जब फिक्स है, जब a फिक्स है 2 4 6 8 10 कुछ भी यदि a फिक्स है तो बताइए वह क्या 0 के बराबर तब हो सकता है। a जैसे एग्जांपल में यदि हम समझे, क्या ये बताइए 2 कभी 0 के बराबर होगा, जब 2 फिक्स ही है कि यह 2 ही है तो वो कभी 0 के बराबर तो होगा नहीं। अचर का मतलब है जो फिक्स हो, तो फिक्स अगर a है तो वो कभी 0 के बराबर होगा नहीं होगा। तो इसलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही लिखेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो अचर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। देन तब कौन होगा 0 के बराबर, बताइए x आपका 0 के बराबर होगा, ठीक। तो ऐसा कभी भी जब आपको मिलेगा हल करने के लिए तो आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे a सिंस, ऐसे लिखोगे सिंस मतलब निश्चित ही a डज नॉट इक्वल टू 0, सो इसलिए x क्या होगा 0 के बराबर होगा। बात समझ में, a कभी 0 के बराबर होगा नहीं तो कौन हो सकता है 0 के बराबर, x। बात समझ में है बच्चों। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अब मैं कहूं एक 2x है इक्वल टू 0, अब यहां से आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी 2a है, मतलब 2 रास्ते होते हैं, एक रॉन्ग एक क्या करेक्ट, ठीक। ये देखिए करेक्ट मेथड है, ये क्या है करेक्ट है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 2 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, ये निश्चित है, ठीक। तो होगा कौन 0 के बराबर, x होगा। बात समझ में। और यहाँ पर a मेथड को हमें अप्लाई ही नहीं करना है, x बराबर 0/2, बात समझ में, बराबर 0। a जो है रॉन्ग मेथड है, ठीक है, और a जो है करेक्ट मेथड है, ठीक है। अभी तो आपको इसका महत्व कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपका जो लेवल है बेटा हाई स्कूल का है, यही जब आप 11th या 12th तक इसका बहुत
मतलब आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, 12th वाले बच्चों तक भी। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, बीएससी यूएससी करोगे बेटा, तब वहां पे ये लॉजिक बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, वहां वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब ये लॉजिक लगता है। और इस चीज का तब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रयोग होता है, तब हमें समझ में आता है। इसलिए आप अभी से समझे रहो, डाउट कंफर्म रहो, ठीक, गलत रूल पे आप ना चलो, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये चीज मेरा समझ में आ गया होगा, नोट टू भी, कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक। यही कहने मतलब है कि कांस्टेंट कभी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो कौन होता है, चर। चर का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है बदलना। चर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और x क्या है, 0 के बराबर होगा। यह किस नियम से लिखे हैं, पहले नियम से, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, नोट 3। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या बेटा, नोट 3। नोट 3 में कुछ आपको हम सिखाना चाहेंगे, देखिए नोट 3। अब देखिए इफ x y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, x y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, देन तब यहाँ पर देखिए हम लोग जो 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी एनी कांस्टेंट, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी हो, ठीक है, किसको छोड़कर, 0 हो, तो इसका रूल क्या होता है। जैसे 0 का रूल था, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है तो मैं बारी बारी से उनको भी 0 के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन 1 के केस में या 2 के केस में, 3 के केस में, इन सब अगर ऐसा दिखे आपको तो इसका जो रूल होता है क्या ऐसा होता है, देखिए क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 बराबर x बराबर 1 y बराबर 1, क्या 0 जैसे मैं लिखता था वैसा लिख सकता हूं, या मैं जो 0 में रंग वाली केस थी क्या उसको लिख सकता हूं 1/y कर दूं, और या मैं इसको y बराबर 1/x कर दूं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से x अपने स्थान पे 1/y हो गया, या मैं इसको y अपने स्थान पे x बटे में चलाया, तो देखिए जब 1 होगा, 2 होगा या 0 को छोड़कर कोई भी संख्या होगी तो उसके केस में यह जो मेथड होता है करेक्ट होता है, क्या होता है, करेक्ट होता है। और यह जो मेथड है ये क्या है, रॉन्ग है। आपको इसको यूज ही नहीं करना 1 के केस में। ये 0 के केस में क्या, यही अगर 0 होता तो ये परफेक्ट होता है, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। और यही आपका 1 के केस में एक करेक्ट है, एक क्या है, रॉन्ग है। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि 0 के रूल को 1 2 3 4 ये सब पालन नहीं करते हैं, और 1 के केस में या 2 के केस में, इन सब के केस में 0 का नियम पालन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन समझ में आया, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। अगर दूर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा, मैं इसको अच्छे तरीके से दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका देखिए जो नियम होता है हल करने का, इसका जो रूल होता है, ठीक है। अब यहां मैं हेडिंग बना दे रहा हूं, रूल फॉर नोट 3। जो नोट 3 है उसको हल करने जो नियम है वो देखिए क्या है। यहाँ पे आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, LHS और RHS। आप जानते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में साइन पॉजिटिव है तो राइट में जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। राइट में निगेटिव है तो लेफ्ट में जाएगा पॉजिटिव होगा। अब यही अगर लेफ्ट में निगेटिव है तो राइट में आएगा पॉजिटिव होगा, और राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में जाएगा निगेटिव होगा। अब देखिए लेफ्ट में मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो राइट में डिवाइड का होगा, अगर राइट में डिवाइड का है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई का होगा। यही बच्चों अगर राइट लेफ्ट में डिवाइड का है तो राइट में आएगा मल्टीप्लाई का होगा, राइट में मल्टीप्लाई का है तो लेफ्ट में क्या होगा, डिवाइड का होगा, ठीक है बच्चों। तो इस नियम को क्या करता है, ये पालन करता है, ठीक है। जब कभी भी 1 2 3 4 कोई भी मतलब अगर आपको सॉल्व करने के लिए आया, ठीक, तो इस कंडीशन इस नियम का पालन कराइए। मतलब अगर लेफ्ट में डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है
तो राइट में जाएगा तो डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाइन थे, बराबर 1 था, तो x का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। ये देखिए इधर मल्टीप्लाइन था, इधर डिवाइड हो गया। लेकिन जीरो के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप डाउट कंफर्म हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके किसी बहुपद का ग्राफ खींचना। किसी बहुपद का ग्राफ खींचना। किसी बहुपद का ग्राफ खींचना। ड्रा द कर्व ऑफ पॉलिनोमियल। ड्रा द कर्व, या मैं इसको कर सकता हूं ट्रेसिंग द कर्व ऑफ पॉलिनोमियल। ट्रेसिंग द कर्व ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए किसी बहुपद का जो ग्राफ खींचना होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, तो आपको 10th में हम लोग बहुपद का ग्राफ खींचना भी सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए जो ग्राफ खींचते हैं कैसे खींचते हैं। सबसे पहले जो भी बहुपद आपको दिया रहेगा, अगर बहुपद का ग्राफ खींचना है तो आप जानते हैं कि बहुपद तो दिया ही होगा। ठीक, तो उसके बराबर सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे अगर बहुपद px बराबर दिया है, मान लेते हैं x+2। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के बराबर आप क्या करोगे, यहाँ लेट करोगे। लेट px बराबर y, और y बराबर क्या हो जाएगा x+2, क्योंकि यह इसके बराबर है। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते वक्त उसको y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं और उसी में हम लोग रूल भी सीखते चलते हैं। कैसे मैं बहुपद का ग्राफ खींचता हूँ, रूल के साथ हम लोग खींचने का भी वर्क, सॉल्यूशन का भी वर्क करते चलेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप राइट करेंगे। नियम क्या होता है, किसी बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए किसी बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए किसी बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए दिए गए बहुपद को खींचने के लिए दिए गए बहुपद को y बराबर दिए गए बहुपद को, जैसे बहुपद px है या fx है या y, मतलब जो भी बहुपद दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, y के बराबर मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन और आता है। अब बहुपद ही यदि y के रूप में दे दे यहाँ, तो मतलब जो भी बहुपद है उस बहुपद में जो चर है क्या है, x है। ठीक है बच्चों, बहुपद में चर क्या है, x है। अगर यही बहुपद किसके रूप में दे दे, y के रूप में उसमें चर हो जाए, तब हम उसको किसके बराबर मान लेंगे। देखिए, तो आप उसको t के भी बराबर मान सकते हो, x के बराबर मान सकते हो, p के बराबर मान सकते हो, किसी के भी बराबर आप मान सकते हो, जब उसमें चर क्या होगा, y हो जाएगा। अगर चर y नहीं है तो आप वहां पे सबसे आसान होता है कि आप उसको क्या मानिए, y के बराबर मान लीजिए। जैसे बहुपद x के रूप में है तो उसको y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो पहला काम यही होता है कि दिए गए बहुपद को पहले आप किसके बराबर माने, y के बराबर माने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको समझना है इसमें। देखिए एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, बहुपद px बराबर x+2 का ग्राफ
खींचिए, का ग्राफ खींचिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुपद px बराबर x प्लस 2 का क्या ग्राफ आपको खींचना है। तो इसके ग्राफ के लिए सबसे पहला काम देखिए, यहाँ ग्राफ खींचने के लिए पहला काम क्या है, यहाँ पे दिए गए बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, माना दिया गया बहुपद क्या है px, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर px बराबर x प्लस 2 ऐसा आप मान लोगे। r इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, y बराबर x प्लस 2। तो यही आप समीकरण 1 बनाकर क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंटें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए काम का तो ये है, सॉल्यूशन इतना हमें लिखना है, ठीक है पहले, लेकिन अब इसके आगे जो वर्क है मैं उसको बता रहा हूँ। कुछ चीजें आप समझिए, यहाँ पे आपको देखिए 10th में प्लस 11 12 जो भी क्लासे आप पढ़ोगे वहां पे आपको क्या है, इसकी बहुत ही जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो जरूरत क्या है इस पॉइंट की, देखिए यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, निर्भर होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रहना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें दो चर हैं, कौन किस पे डिपेंडेंट है या कौन अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो आप देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आप जानते हैं यदि आपके पिताजी और आपकी बात की जाए तो आप जानते हो कि आप पिताजी पर क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। कैसे डिपेंड्स होते हैं, देखिए जैसे मनी की बात कर ली जाए, पैसे की, तो पैसे की भी बात आती है तो आप देखते हो आप अपने पिताजी से क्या करते हो, पैसे को मांगते हैं, या कोई भी मांग रखनी होती है तो आप अपने पिताजी से वो मांग उनके सामने रखते हो। ठीक, लेकिन अगर पिताजी को कुछ करना होता है बेटा तो हो सके आपसे वो नहीं पूछते हैं। इन दोनों में यदि बात किया जाए तो देखिए आप पिताजी पर निर्भर हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, आप फीस देना है तो आपके पिताजी आपका फीस देंगे। ठीक, तो मेरा कहने मतलब ये है कि आपके पिताजी क्या हैं, फ्री हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं बेटा, लेकिन आप जो चाहो वो नहीं कर सकते। आप बात को समझ रहे हैं, तो आप क्या हुए, डिपेंडेंट हुए, और आपके पिताजी क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो देखिए अगर हमें x का मान अपने मन से हम रखते जाएं तो देखिए y का मान खुद आता चला जाएगा। ठीक है, तो x क्या है, फ्री है, मतलब यहाँ पे x का मान आप रखिए अपने मन से। ठीक है, x का मान जैसे मैं यहाँ पे देखिए 1 रखा, ठीक है, देन तब देखिए y का मान क्या है, यहाँ 1 रखोगे तो y बराबर 3 आएगा। अब वही x का मान जब यहाँ क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे। ठीक है, x का मान यहाँ क्या रखेंगे 2, तो y का मान क्या आएगा बेटा, देखिए 2 + 2 4 आएगा। तो आप बात को समझ रहे हैं कि x जो जिस चर के रूप में बहुपद होता है वह चर जो होता है क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और जो y का मान उसके करस्पॉन्डिंग उसके संगत आता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो x पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, x का मान आप बदलते जाएंगे तो y का मान बदलता जाएगा। बात समझ रहे हैं, मेरा कहने मतलब ये है कि x जैसे जैसे चलेगा उसी के हिसाब से y भी चलेगा। बात समझ में। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की यदि बात करूं, ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंटें आपको देखनी है। यहाँ देखिए डिपेंडेंट, ठीक है, और एक क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे है निर्भर रहना। ठीक है, और इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र रहना। ठीक है, स्वतंत्र रहना। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट कौन है, हर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए देखिए डिपेंडेंट कौन है, y है, और इंडिपेंडेंट कौन है, x है। अब देखिए x का मान, x स्वतंत्र है, x का मान अपने मन से कुछ भी रखते जाओगे तो y का मान खुद ही आता चला जाएगा।
y जो है x पर क्या है, निर्भर है, इसलिए y को मैं क्या कहा, डिपेंडेंट, और x को क्या कहा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो x का मान आप बात समझ रहे हो, x का मान जब कभी भी मैं ग्राफ खींचूंगा तो अपने मन से रखूंगा, y का मान उसके करेस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको भूले ना, ठीक, इसको आप याद रखें कि किसका मान हमें अपने मन से रखना है, किसका मान अपने मन से रखना है, x का मान। x कुछ भी हो सकता है तो उसी के हिसाब से y भी आएगा। x क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहां तक तो आपका समीकरण 1 तक हो गया। फिर उसके बाद मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में बताया। इसमें x क्या था, इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, y क्या था, डिपेंडेंट था। अब इसके आगे बात आती है कि यहाँ पे देखिए दो लाइनें होती हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इस लाइन का अगर हम बात करूं तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी को हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में आप देखिए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, या हम क्या कहते हैं, इसी को आर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो आप इसको समझ लीजिए, परपेंडिकुलर लिखे हैं, यहाँ लाइन है। ठीक है, अब देखिए इस पर जो होता है हम लोग क्या करते हैं, x का मान क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है बेटा, उस पे सॉरी हम लोग x का मान नहीं बेटा, y का मान दर्शाते हैं। ठीक है, इस रेखा पर हम लोग किसका मान दर्शाएंगे, यहाँ पे y का मान दर्शाते हैं। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उस पे हम किसका मान दर्शाएंगे, y का मान। यही आप देखिए दूसरा, ये अगली पॉइंट हुई, ये उसके आगे, ये देखिए इस प्रकार जो रेखा होती है, जो जमीन के तल पे पड़ी होती है, जो जमीन के तल पे पड़ी होती है बेटा, इस प्रकार की लाइन को, इस प्रकार की रेखा को हम लोग मैथ के भाषा में कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस पर देखिए अब इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका क्या काम होता है, यहां देखिए x का मान, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग किसका मान दर्शाते हैं, x का मान दर्शाते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, मैंने बस यही बताया, सिंपली तरीके से आप समझिए। अगर ऊर्ध्वाधर लाइन होगी मतलब लंबवत रेखा होगी तो उस पे हम लोग y का मान जो मिलेगा उसको लिखेंगे, और जो क्षैतिज रेखा होगी इस पे हम लोग x का मान लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखिए, आपका सॉल्यूशन में ये सब पॉइंट नहीं है। अभी मैंने जो बताया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये आपको क्वेश्चन को हल करते वक्त नहीं लिखना है, ये मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत था, इसलिए मैंने उसको समझाया है। ठीक, और ये सब भी चीजें आपको वहां पे नहीं लिखनी है, बस आपको ये मैंने वर्किंग में बताया है कि आपको करना क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहां तक काम का था क्वेश्चन में, फिर उसके बाद अब जो लिखने चल रहे हैं इसके आगे होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप लिखेंगे बहुपद y बराबर x+2 के लिए सारणी निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो काम करना होता है, हमें एक सारणी बनानी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको ग्राफ खींचने के लिए। जब तक हम लोग सारणी नहीं बना पाएंगे ना,
तब तक हम लोग उसका ग्राफ नहीं खींच सकते। किसी भी बहुपद के या समीकरण अभी पढ़ोगे उसका भी, तो आप ये जानते रहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप 11th में 12th में या चाहे जहां पर भी मैथ पढ़ोगे, बिना ग्राफ का आप मैथ पढ़ ही नहीं सकते। अभी आपका 10th लेवल है, इसलिए बेटा आपको ग्राफ बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब 11th 12th या उससे हायर क्लासों में आप पढ़ोगे तो वहां पे ग्राफ की क्या होती, बहुत ही जरूरत होती है, और ग्राफ खींचना आपको जरूर आना चाहिए। चलिए हम सिखाने की कोशिश करते बेटा, लेकिन आप सीखने की कोशिश अवश्य करें, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या है, हम इसका ग्राफ खींचने के लिए, जैसे बहुपद क्या था x+2 था, उसका ग्राफ खींचने के लिए पहले मैंने क्या किया, उसको समीकरण बनाकर छोड़ दिया। फिर दूसरा काम क्या कर रहे हैं, बहुपद y बराबर x+2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, ठीक। अब सारणी देखिए क्या हो सकती है, इस प्रकार हम 3 रो खींचते हैं। क्या खींचते हैं, 3 रो खींचते हैं इस प्रकार, ठीक। 3 रो हो गया, 1 2 3। अब इसमें देखिए यहाँ पे पहला जो मान होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो स्वतंत्र होता है, यहाँ पर रखते हैं। यहाँ स्वतंत्र कौन था, x, और यहाँ पर देखिए आपका निर्भर कौन था, y का मान। y का मान क्या है, x+2 है, a। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट निर्देशांक आप पढ़े थे, x, y, इसके रूप में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक के रूप में x और y के मान को कामा लगाकर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया था, जो x का मान हम लोग रखते हैं वो अपने मन से कुछ भी रखते हैं, उसके संगत y का मान आता है, ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है, देखिए 3 तो रो होगा, मतलब आप जानते हैं रो का मतलब इस प्रकार जो है इसको रो बोलेंगे, और जो ऐसे होता है लंबवत होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह रो हो गया और यह कॉलम। तो कॉलम कितने लेने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप फ्री हो, चाहे 3 कॉलम ले लीजिए, चाहे 4 लीजिए, चाहे 5 लीजिए, चाहे जो भी, लेकिन रो आपको फिक्स है। रो कितने लेने हैं हमें, आपको पंक्ति कितने लेनी है, आपको 3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए पहला जो आपका ये बॉक्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान कुछ भी लेंगे, ठीक। कुछ भी मतलब ये नहीं है बेटा 100 200 400 ले लीजिए, ठीक। 0 के निकटतम, 0 के निकटतम मतलब ये है हमें ग्राफ खींचना होता है। तो ग्राफ पेपर हो या तो आपका रफ पेपर हो, जो भी पेपर होगा, कॉपी होगी, उस पे जब आप ग्राफ खींचोगे, बड़ा अगर वैल्यू लोगे, बड़े मान लोगे, तो ये बताइए बड़े मान लेने के लिए आप जानते हो बड़ा सा पेज होना चाहिए, लेकिन उतना बड़ा पेज होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 के निकटतम मतलब -10 तक ज्यादा से ज्यादा या +10 तक जाएंगे, ठीक। उसी के बीच में ही मान हम लोग कोशिश करेंगे रहे, ये y का मान हो या तो x का मान हो, दोनों मान हम लोग कोशिश करेंगे कि किसके बीच रहे बेटा, 10 के बीच ही रहे, +10 से -10 के बीच। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ग्राफ अच्छे से अपने कॉपी पे दर्शा लेंगे। यदि उससे बड़े मान होंगे ना, तो आपको क्या है, समस्या करेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग की हमेशा कोशिश रहेगी कि जो x का मान ले वो भी -10 से +10 के बीच रहे, या जो y का मान मिले उसके संगत, ठीक है, वो भी क्या रहे, y का मान भी -10 और +10 के बीच रहे। लेकिन जो x का मान लेना है वो अपने मन से लेना है, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, -5 से शुरू कर लेते हैं। x का मान मैंने क्या ले लिया, -5। जब x का मान आप -5 ले लिए, तो यहाँ बताइए बेटा, यही समीकरण है ना, y बराबर x+2। तो x का मान जब यहाँ पे आप -5 रखोगे, तो बताइए y का मान क्या आएगा, -5 + 2 क्या आया, -3 आया ना। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि x के मान -5 के संगत, x के मान -5 के संगत y का मान क्या आया, -3 आया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखिए, जैसे मैं यहाँ -2 ले रहा हूँ, x का मान अपने मन से लेना है आपको, x का मान मैं -2 ले लिया। तो बताइए बेटा, यहाँ पे रखिए, देखिए y का मान क्या आएगा, -2 + 2, सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो y का मान क्या आया, -2 के संगत 0 आया। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं वो x का मान 0 ले लूं, तो y का मान क्या आएगा, बोलिए 2। यहाँ जब रखोगे x का मान 0, तो जोड़ोगे 0 + 2, तो क्या आएगा आपका, 2 ही आएगा। तो इसी प्रकार देखिए हम लोग अगर इसका मान +3 लें
x का मान क्या ले +3, तो बताइए y का मान क्या आएगा 3 2 5 आएगा। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार देखिए और आप वैल्यू लेना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हमें देखिए उतने ही मानों की जरूरत है। बस अगर आपका बहुपद एक घाती है, बहुपद का घात क्या है 1 है, तो आपके 2 ही बिंदु मिल जाए ना, 2 ही बिंदु यदि मिल जाए, 2 ही मान, तब पर मैं उसका ग्राफ खींच सकता हूं। ठीक है, लेकिन 10 में आप क्लास 10th में हो बेटा, तो शॉर्टकट नियम पालन ना करो। ठीक है, आपको लॉन्ग कट में पढ़ना है, मेरा कहना मतलब आपको बोर्ड के एग्जाम में बैठना है, इसलिए आप मतलब वहां 4-5 बिंदु लें कम से कम। कितने बिंदु लें? कम से कम 3 4 5 बिंदु। मेरा कहना मतलब 3 से कम बिंदु नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसका मान यदि मैं 4 लूं तो देखिए इसका मान 4 2 क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान कैसे y का आ रहा है बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना। जो x का मान लेते हैं वहां पे उसी समय बहुपद में हम लोग रखते हैं x के स्थान पे, तब y का मान आता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि x का पहला मान मैंने -5 रखा, तो इसको हल किया तो -5 + 2 -3 आया, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ देखिए x का मान जब मैं -2 लिया तो यहाँ -2 + 2, तो क्या आया 0। इसी प्रकार सब मान रखकर हम बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे और y का मान आता चला जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग निर्देशांक के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -5, -3। ठीक है बच्चों, ये देखिए -2, 0। अब देखिए यहाँ से 0, 2, 3, 5, 4, 6। ठीक है, ये देखिए बिंदु के निर्देशांक के रूप में लिख लिया गया। अब इसके आगे हम लोग देखिए मेन जो एक सारणी आपको बेटा समझ में आ गई होगी। यदि न आया हो तो आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर तब पर भी ना समझ में आए तो बेटा कमेंट कीजिएगा, मैं ट्यूशन करा दूंगा इस पे और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं इसका ग्राफ खींचते हैं। कैसे ग्राफ खींचा जाता है, इन्हीं बिंदुओं से खींचा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो खींचने के सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हो कि जो जमीन के तल पर पड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, x एक्सिस। ठीक है बच्चों, और जो जमीन के तल के लंबवत पड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस। ये नाम आपको सुना सा लग रहा होगा बच्चों, और आप ये नाम क्लास 9 में सुन चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस है। इसके एक एंड को हम लोग x एक्सिस x नाम देते हैं, दूसरे क्या x डैश एक्सिस नाम देते हैं, और y एक्सिस के दूसरे एंड को हम y डैश एक्सिस नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, जहां पर ये एक दूसरे काटते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, जहां पर मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ बात आती है कि आपको जो वैल्यूज लेने हैं, वैल्यू लेने होते हैं, ठीक है, x और y के, वो किस प्रकार आप मान लेंगे। ठीक, आप जानते हो कि 0 के x एक्सिस पर बात कर रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड में आप जो भी मान लेते हो सदैव ऋणात्मक मान आप लेते हैं, और 0 के राइट साइड में जो भी आप मान लेते हैं x एक्सिस पे वो क्या होते हैं, लेते हैं धनात्मक लेते हैं। 0 के y एक्सिस पे बात करें तो 0 के जो ऊपर मान लिया जाता है धनात्मक लिया जाता है, और 0 के नीचे जो मान लिया जाता है ऋणात्मक मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों, और देखिए हम जो मान लेंगे ना x या y का जो भी मान हम लेंगे वो एक अंतराल पे, एक सही अंतराल पे लेंगे। ठीक है, उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +3, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इनके बीच का जो अंतर है, स्पेस है ना, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि स्पेस समान नहीं आप लेंगे तो आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा। इसलिए आप बहुत ध्यान ही पूर्वक आप यहाँ पे जो इंटरवल होगा उसको ध्यान पूर्वक ही लेंगे। ठीक है, समान होना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब ये भी बात आती है बेटा आप यह मान कहाँ तक लेंगे, तो देखिए एक्स एक्सिस है तो इस पे हम लोग किसका मान दर्शाते हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स का। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान दर्शाएंगे तो एक्स का मान ये बताइए प्लस की तरफ कहाँ तक है, +4 तक है, और हम लोगों ने कहाँ तक ले लिए हैं, +7 तक ले लिए हैं, तो खुद ही ज्यादा ले चुके हैं, तो इससे ज्यादा हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम एक्स अक्ष के ऋणात्मक की तरफ जो मान लेंगे, देखिए कहाँ तक लेंगे, -5 तक। तो यहाँ से देखिए तो 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और हमें कहाँ तक लेना है, -5 तक लेना है। तो यह भी मान क्या है बेटा, पर्याप्त हो गया, -6 तक हम लोगों ने ले लिया। अब y एक्सिस पे हम मान लेंगे, यदि ऊपर लेंगे प्लस की तरफ लेंगे, नीचे लेंगे तो माइनस मान लेंगे। तो अब देखिए हमें ऊपर की तरफ लेना है, तो देखिए +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 +6 +7। हमें प्लस y का मान प्लस कहाँ तक लेना है, देखिए +6 तक लेना है। ये आपका +6 तक हो गया। अब देखिए y एक्सिस नीचे के मान की बात किया जाए तो ये देखिए -1 होगा, -2 -3 -4 -5 -6, और हमें देखिए y के जो माइनस की तरफ मान है वो कितना है, -3 तक ही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे थोड़ा हटकर बात करते हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे, ठीक नोट ही कर लेंगे बेटा। अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, छोटा सा बनाया हूं, ये क्या है, एक्स एक्सिस। आप देखिए एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस का बात यहाँ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो देखिए एक्स का मान होगा तो एक्स एक्सिस के एक या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ये किसको डिनोट कर रहा है, मान को, एक्स का मान, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्स के मान को डिनोट कर रहा है। अगर एक्स का मान होगा तो एक्स एक्सिस के क्या ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब यही इसका अपोजिट, अगर देखिए वाई का मान होगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस अगर होगा तो y का मान देखिए, y एक्सिस या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए y का मान का डिनोट कर रहा है, y का मान जो है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं इसी के हिसाब से क्या करूंगा, यहाँ जो बिंदु है ना -5 और -3, इसी पर टोटल आधारित है, इसी के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे इसी बेस पे। ठीक, तो देखिए इन दोनों को हमें क्या करना होता है, बिंदु जो है इन दोनों को मिलाने से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, तो पहला मान क्या है, -5 और दूसरा मान क्या है, -3, इन दोनों को मिलाना है। देखिए जैसे -5 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। मिलाना बेटा देखिए ऐसे हम सीध में कभी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, निर्देशांक जानते हैं, इन दोनों को मिलाना है तो आप वर्टिकली, मतलब यह देखिए ऐसे नीचे आएगा और यह इसकी तरफ जाएगा, जहां पर एक दूसरे काटेंगे यही क्या होगा, -3 का -5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। अब देखिए x का मान क्या है, -5 है, तो x का मान देखिए यहाँ क्या है, -5 है। तो आप जानते हो जब x का मान है तो यह x एक्सिस की कहाँ ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। तो देखिए यह ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसके लिए दोनों रास्ते हैं। लेकिन बात यह आती है कि इसको मिलाना किससे है, इसको मिलाना -3 से, और आप देख रहे हो कि -3 क्या यहाँ पे है, बोलिए, एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए ये ऊपर न जाकर बेटा ये कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मैं बात करूं y का जो मान है -3, तो ये y एक्सिस के लेफ्ट जा सकता है या तो राइट जा सकता है। आप देखिए इसके लिए भी दो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट जाने के, लेकिन ये जाएगा कहाँ, देखिए किससे मिलाना है इसको, -5 से, तो इसलिए कहाँ पे जाएगा, इस -5 -3 के लेफ्ट में है, इसलिए कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। और अब देखिए यह एक दूसरे कहाँ कटती हैं, इस बिंदु पे कटती हैं, तो यही बिंदु आपका मिलेगा -5 -3। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई। तो इसी प्रकार हमें हर किसी को क्या करना है, मिलाना होता है। अब देखिए यहाँ पे -2 और 0 है, x का मान क्या है, -2 है, y का मान क्या है, 0 है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। अब देखिए
-2x का मान है, इसलिए ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। अब मिलाना किससे है? 0 से। 0 देखिए -2 के न तो ऊपर ही है न तो नीचे ही है, तो ये अपने स्थान पे पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं y का मान जो 0 है, तो आप जानते हो y का मान क्या होता है? वो y एक्सिस के लेफ्ट जा सकता है या तो राइट जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो -2 है ये y एक्सिस के लेफ्ट में है, और जब हम 0 को लेफ्ट की तरफ लेकर गए तो यहाँ पे -2 से मिल जाएगा, और यही आपका अभिष्ट बिंदु मिलेगा क्या? -2 का मान 0। ठीक है बच्चों, तो यह इसके पास गया। अब इसी प्रकार देखिए x का मान 0 है, y का मान क्या है? 2 है। x का मान क्या है? 0, और y का मान क्या है? 2 है। तो x का मान 0 है, तो ये देखिए ऊपर जा सकता है x अक्ष के, और नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे बताइए ये किधर इसको जाना है? 2 की तरफ। तो आप देख रहे हो y का मान 2 यहाँ पे है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 2 से मिल जा रहा है, तो 2 को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इस बिंदु का जो निर्देशांक है, यह बिंदु, इसका निर्देशांक अभिष्ट बिंदु क्या है? 0 का मान 2। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए 3 और 5 को आपको मिलाना है। 3 यहाँ पे है और x का मान है, तो इसलिए ये देखिए ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, वहां समझाया गया है। तो बताइए 5 y का मान जो है 5 है, और 5 देख रहे हो x अक्ष के ऊपर है, इसलिए एक किधर जाएगा? x अक्ष के ऊपर की तरफ जाएगा। और ये देखिए y का मान है, तो ये y अक्ष के लेफ्ट जाएगा तो राइट जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपका जो 3 है x का मान y अक्ष के किधर है? राइट साइड में है, तो इस प्रकार आएगा तो यहाँ मिलेगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बोलिए। 3 का मान 5। अब इसी प्रकार अगला जो बिंदु है 4 है और 6 है, इन दोनों मिलाना है। तो बताइए x का मान 4 है, तो ये ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो आप देख रहे हो 6 जो है y का मान है ऊपर है x अक्ष के, तो इस दिशा में जाएगा। और वही आप देख रहे हो जो 6 है y का मान है, इसलिए तो लेफ्ट जाएगा तो राइट जाएगा। लेफ्ट जाएगा तो 4 से मिलेगा नहीं, इसलिए ये भी कहाँ आएगा? राइट आएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या होगा? 4 का मान 6। आप देखिए बच्चों, यही जो आपके अभिष्ट बिंदु मिले हैं, इन्हीं बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा मिलती है, वही रेखा इस बहुपद को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, तो उस रेखा को हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, आप देखिए इन बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो हमें एक सीधी रेखा क्या हुई? प्राप्त हुई, और यही रेखा इस बहुपद को के ग्राफ को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। जो भी पॉइंटें बताई गई हैं, छोटी छोटी पॉइंटें, उन पॉइंटों को आप याद रखें, और बहुपद का ग्राफ आप आसानी से क्या करेंगे? खींच पाएंगे। ठीक है, अगर आपको बेटा एक ग्राफ, अगर एक एग्जाम्पल हम कराएं, अगर एक एग्जाम्पल आपको न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आया हो तब पर भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चले बेटा कि मैं आपको समझा पाया हूँ।